हर फंड से कमीशन जाता है। जब खजाने से पैसा निकलता है तो 85 रुपया चला जाता है करप्शन में, 15 रुपये लगता है। मैं खड़ा कर चेक करूंगा, मेरे लोग चेक करेंगे। मेरे उसने सिमिट दी है, इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है, बेईमानी हो रही, तो हम किसी लिखेंगे विजिलेंस आएगा। तो भाई विजिलेंस आने के बाद ना थोड़ा पैसा और बढ़ जाता है। तो मैं जब आया था ना, जब मैंने 2009 में फॉर्म भरा था ना, तो मेरी प्रॉपर्टीज, मेरी जायदाद इतनी थी, दुनिया को दिखी थी कि मुझे कोई ये जो है ना, ये नहीं करना। मैं तो सिर्फ और सिर्फ इंसाफ की लड़ाई लड़ने, ना इंसाफी के खिलाफ उतरा हूँ। तुम इस एरिया के रिप्रेजेंटेटिव हो, तुम ये कदम उठाओ तो ड्रग बंद हो जाएगा। अगर आज से नहीं उठाया ना, तो मैं 2 बाप की औलाद। अगर आपकी पुलिस नहीं कर सकती है तो मुझे 1 महीना टाइम दे दीजिए, मैं जो चाहूँ करूँ, मैं ड्रग बंद करा दूंगा। अगर नहीं किया तो आप मेरे मुंह खाली खोल देना। अब लोग कहते हैं अबू आसिम के एरिया में नशा बहुत है। अरे भाई, बाजू के एरिया में नहीं नशा है क्या? पंजाब में नशा नहीं है क्या? मुंगेर में नशा नहीं है क्या? चारों तरफ नशा है। लोगों के सवालात इसलिए हैं कि लोगों को इलेक्शन लड़ना है। मैं सर्वे करूंगा कि इसमें कौन से आदमी की इमेज अच्छी है, और जब ये सर्वे करके आएगी कि भाई ये आदमी अच्छा है, फिर मैं अपने कार्यकर्ताओं से बात करूंगा, और जो अच्छा होगा और काम करने को होगा, और जाने के बाद अबू आसिम कौन है मैंने जिस दिन 5 साल हो गए ना, उस दिन मेरा छोटी ही जगह में डिग्री कॉलेज शुरू हो जाएगा। इंशाल्लाह लड़कियों का डिग्री कॉलेज मैं जितनी कैपेसिटी का भी है शुरू कर दूंगा। अरे की कुर्सी लेने के लिए कितना परेशान हो तुम। अभी मैं जब इलेक्शन आया तो तब तुमको जनता ने दिखा दिया तुम्हारी क्या हैसियत है। अभी जो सरकार आई हुई है, वो सरकार सिर्फ जो उनके साथ हैं सत्ता पक्ष में, उनको फंड दे रहे हैं, और जो विपक्ष में उनको फंड नहीं दे रहे। हमारे बगल में 17.5 करोड़ रुपया, हमें 2 करोड़। कुछ यहाँ इसमें से है, लोगों की एज का एवरेज 39 साल हो गया है 60 साल की जगह पे। कोई साहब अदानी साहब कोई हैं, वो अदानी साहब पूरा हिंदुस्तान लिख के दे देना है, जो चाहो कर लो आप। जय सिया राम का नारा लगाओ, वोट लो, जय सिया राम, मेरा तेरा क्या रिश्ता। हार कौन पहनेगा फूलों का, ये बता दीजिए। आप पहनेंगे, आप सरकार बनाएंगे क्या? आप बनाए तो चलो ठीक है, बना लीजिए। आप तो बनाएंगे ना, आप तो 4, 5, 8, 10 सीट लड़ोगे। एक गुजरात में नेता थे चीफ मिनिस्टर साहब, जो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, वो भी आगे दिल्ली में। कब आए? 2014 में। एक हैदराबाद से निकले, एक दिल्ली से निकले। 2014 के बाद मुसलमानों का हालत अच्छे हुए या खराब हुए? मैं 1 साल जेल में था बेकसूर, और मैंने सोचा कि हमें अब जो है ना, इस अपनी कौम, अपने मुल्क की मजबूती के लिए राजनीति में आना चाहिए। 4 बेईमान लोगों के खिलाफ आया मैं। ना तो मेरे परिवार का किसी को मैंने लड़ाया इलेक्शन, ना तो मैं लड़ा इलेक्शन। मैं अच्छे लोगों को ढूंढ लाता था, इलेक्शन लड़ाता था। लेकिन क्या हुआ, जिन्हें हम हार समझे थे गला अपना सजाने को, वही अब सांप बन बैठे हम ही को काट खाने को। मुँह से चूहा, मुँह से मोटाई तो लोड़ा हुई, काई ससुरा हाथी उड़ा हुई। और जिनको कभी पूछते नहीं थे मंत्री लोग, शरद पवार साहब बड़े आदमी हैं, अरे मुझे बुला के चाय पिला दिया। अबू आसिम को छोड़ ला दिया। 2 सीट लड़ा मैं, एक गोंडी से, एक भिवंडी से। एक दिन गोंडी, एक दिन भिवंडी, एक दिन गोंडी, एक दिन भिवंडी, दोनों सीट चुन के आ गया। क्या एक एमएलए की जिम्मेदारी है, एमएलए चाहे तो क्राइम खत्म करा सकता है, एमएलए आवाज उठा सकता है, एमएलए मुख्यमंत्री के पास जा सकता है, एमएलए पुलिस के पास जाके धरना दे सकता है, चिल्ला सकता है, लेकिन एमएलए खुद जाकर के हथकड़ी तो नहीं लगा सकता ना। यहाँ ये पुलिस वाले गड़बड़ किया, सस्पेंड कर दो 1 मिनट में। जिस दिन मुझे यहाँ ताकत मिल जाएगी, वही यहाँ करके दिखाऊंगा। आज के हमारे गेस्ट है मिस्टर अबू आसिम आज़मी, जो प्रेसिडेंट है समाजवादी पार्टी से महाराष्ट्र के। 4 बार जिन्होंने असेंबली का इलेक्शन जीता है, और एक टर्म तो ऐसे भी रहा है कि जहां पर उन्होंने एक साथ 2 कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत हासिल करी। 4था टर्म उनका चल रहा है, और वो इस वक्त शिवाजी नगर मानकूर कॉन्स्टिट्यूंसी से के एमएलए हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं कि उनके पहले टर्म से लेकर अब तक शिवाजी नगर मानकूर कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या बदलाव आया है। थैंक यू वेरी मच आसिम साहब कि आपने वक्त निकाला हमारे पोस्टकास्ट में आने का। तो फिलहाल हम बात शुरू करते हैं कि हेल्थ को लेकर, जो आई थिंक ह्यूमन लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट दर्जा हासिल है। जैसे कि आपके पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी में एक ही गवर्नमेंट रन हॉस्पिटल है शिवाजी नगर के अंदर, जो आई थिंक मोर देन 5 लाख लोगों को वो सर्व करता है। तो कहीं ना कहीं वो बर्डन भी माना जाता है। मतलब ऐसा क्या प्लान है आपका कि इसको एक्सपांड किया जाए? वो भी नहीं था। अच्छा, जब हम आए थे ना, तो वो बैठी चाली में छोटी सी डिस्पेंसरी टाइप थी वो। ओके। उसको 7 माले का मेटर्निटी होम बनाया गया, एकदम बिल्कुल इक्विप्ड अच्छा बनाया गया। उसमें कुछ अभी फैसिलिटीज़ कम है। क्या है ना, सरकार है जब बहुत ढीली है, काम जो कछुए की चाल चलती है, तो बहुत सारे काम हुए। अभी उन्होंने क्या किया कि बाला साहब ठाकरे के नाम से छोटी छोटी दवाखाने पूरे वार्ड में शुरू कर दिया, जिसमें एमबीबीएस डॉक्टर बैठता है और दवाई देता है। ओपीडी खुद चलता है, ब्लड टेस्ट सब टेस्टिंग भी करते हैं वो लोग फ्री ऑफ चार्ज।
तो अभी अब ये शिया और दूसरी वजह है, हमारे यहाँ एक नया बड़ा हॉस्पिटल लल्लू भाई में बन चुका है, ओके, कॉर्पोरेशन का बहुत बड़ा अस्पताल है, उसको हम जल्दी शुरू कराना चाहते हैं। तो वो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में है? हाँ, मेरी अच्छा, कॉन्स्टिट्यूंसी, हाँ। और कॉन्स्टिट्यूंसी मतलब मैं लगी जितनी दूर लल्लू भाई का अस्पताल जो नया खुलने जा रहा है उससे नज़दीक शताब्दी है। जो कहने के लिए तो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है, नहीं बाउंड्री है, अच्छा, लेकिन शताब्दी भी हम लोगों ने शुरू से उसकी बहुत चिल्लाया उसके लिए कि शताब्दी को मेडिकल कॉलेज बनाया जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह मेडिकल कॉलेज हो गया। वो दो संभालते हैं। तीसरा हम लोगों ने क्या किया है इसके लिए, हमने जैसे साइन हॉस्पिटल है, केईएम हॉस्पिटल है, और यहाँ पे जो है अपना राजावाड़ी हॉस्पिटल है, इन अस्पतालों के लिए हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव बना दिए हैं ओके। कि जहाँ ज़रूरत पड़े ना इनको लेके जाओ, इनका इलाज कराओ। तरतीब हमने अपने यहाँ खुद मैंने तो उन रिप्रेजेंटेटिव को आपने अपॉइंट किया है यहाँ पर अपने अपनी जी हाँ, का? जी हाँ, जी अच्छा, मतलब बोलने का मतलब ये कि अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो उनसे कांटेक्ट करे, वो उनकी हेल्प करे। कंटेक्ट हम लोग से करेगा, वो कहीं भी आएगा तो वो रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे डीन से बात करके उसको एडमिट कराना, कोऑर्डिनेट दवा दिलाना। करेगा। दूसरी चीज़, मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में दो ऐसे समझिए कि दवाखाना टाइप, या उसको आप मिनी नर्सिंग होम भी कह सकते हैं, खोल दिया है, जिसमें देखिए जब यहाँ पे कोविड हुआ ना तो मोदी जी ने एक दिन कह दिया सब घर में बैठ जाओ, कोई बाहर निकलेगा नहीं। तो आप जानते हैं ये सड़कें सुनसान हो गई थी, कोई जाने वाला नहीं था। अच्छा, जिसको डायलिसिस कराना, डायलिसिस सेंटर को यहाँ नहीं है तो उसको कहाँ जाना पड़ता है, नागपाड़े। यहाँ भी अगर है तो घर से बाहर नहीं निकल सकते आप। तो हमारे गैसुद्दीन साहब जो हमारे वो हैं तालुका अध्यक्ष हैं, जिम्मेदार आदमी है, उसने कहा कि आसिम भाई सबसे बड़ा काम होगा सवाब का, लोगों की हेल्प का, अगर यहाँ एक डायलिसिस सेंटर बन जाए। कैसे बनेगा डायलिसिस सेंटर? अब उसमें तकरीबन 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ खर्चा है, लेकिन हमने अपने पर्सनल पैसे सबों ने फटाफट भाग करके ना, हमारे पास जगह थी, कॉर्पोरेशन से जो मिला वो जगह थी, उसमें हम लोगों ने एक डायलिसिस सेंटर बना दिया, जिसमें आज रोज 12 मशीनें उसमें हैं, जिसमें रोज़ कम से कम 45 से 50 लोगों का फ्री ऑफ चार्ज हम लोगों ने शुरू किया, जो गवर्नमेंट से अप्रूव नहीं था पहले। बाद में 6 महीने 8 महीने चलाने के बाद फिर अप्रूवल मिला उसका, वो चलाते हैं, फ्री चलाते हैं। हम लोग 2 डिस्पेंसरी चलाते हैं, जो छोटे छोटे बीमारी है ना, आप समझिए कि आप अगर आगे देखेंगे ना तो 1000 लोग, यानी जो हॉस्पिटल में ओपीडी होती है उससे ज़्यादा मेरे उस छोटे से हॉस्पिटल में कम 1000 लोग 2 जगह पे, एक है हमारी जो है मंडाला में है, एक हमारे रफ़ी नगर में, दोनों में इलाज होता है। फिर हमने क्या किया, वहाँ पे हम लोगों ने एक्सरे बना रख दिया, बिल्कुल मतलब कट टू कट, कोई नफ़ा नहीं उसमें होना चाहिए, जो कम पड़े तो हम पैसे दें उसमें। हमने वहाँ पे सोनोग्राफी लगा दिया। अब सोनोग्राफी में हम लोग लेते हैं 500 रुपये, 500 रुपये में 350 रुपये तो डॉक्टर ले लेता है, बचा कितना 150 रुपये, 75 रुपये की उसकी। ये जो डॉक्टर्स है ये इनको जो पेमेंट वगैरह कैसे मिलती है, मतलब जो डॉक्टर्स आते हैं उनको आपने अपॉइंट किया वहाँ पर? हाँ, हमने अपॉइंट किया, हमारे पे अपॉइंट किए डॉक्टर हैं, सारे डॉक्टर। और एक्सरे है, देखिए हमने बताया ना कि 150 बचता है, 75 रुपये फिल्म को हो जाता है, बचता कितना 75 रुपये बचे। उसमें एक टाइपिस्ट रखा हुआ है टाइप करने के लिए, इलेक्ट्रिक का है, सारे इंस्ट्रूमेंट का है, रिपेयरिंग है। आप समझिए कि कुछ पैसे हमको लगाने पड़ते हैं। एक्सरे है वहाँ बिल्कुल समझिए कम दाम में, वहाँ ब्लड टेस्टिंग होती है सारी पूरी जो है, और आँख का इलाज, आँख का वो करते हैं, टेस्टिंग करते हैं वहाँ पर, उसका इलाज करते हैं। डॉक्टर सुबह 9 बजे आता है, 9 बजे 9 बजे से लेके डॉक्टर रात को 12 बजे तक। एक दिन की मेडिसिन 10 रुपये में। अब समझिए कि हर 3-3 घंटे में डॉक्टर बदलते रहते हैं, और काम सब चल रहा है वहाँ पे। हम लोगों ने इलाज के लिए, हेल्थ के लिए ये सब रखा है जितना भी कर सकते हैं। और किसी को गरीब कोई है तो उसको चीफ मिनिस्टर फंड से पैसा दिला देना, ऑपरेशन करवा देना, ये सब कर रहे हैं। मतलब ये तो काफ़ी अच्छा एक्सपांड है। लेकिन अभी हम वापस अगर इस हॉस्पिटल में आते हैं जो शिवाजी नगर में है, तो ये बिल्डिंग भी तो खुद है कि मेरे ख्याल से कई फ्लोर की है, तो हाँ, तो इसमें तो ऐसा माना जाता है कि इसमें फैसिलिटीज़ नहीं है जो लोग, क्योंकि आज भी वहाँ से दूसरे हॉस्पिटल में रिफ़र किया जाता है, तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि यहाँ ही सारी फैसिलिटीज यहीं पे हो जाए? हो जाना चाहिए, पर गवर्नमेंट को सुनना चाहिए ना, गवर्नमेंट को सारी मशीन लगाना चाहिए। ला के 2-2 बार मिनिस्टर्स को लाया हम लोगों ने, मिनिस्टर को विजिट कराया, सब दिखाया, मिनिस्टर चिल्लाए, सब किए। अब धीरे हमने कहा ना कचुए की चाल, हमने पहले बोला आपको कि ये हालत है। अभी छोड़ दीजिए ना, इतने बड़े हॉस्पिटल है, जे हॉस्पिटल, इतना बड़ा हॉस्पिटल, केईएम हॉस्पिटल, नायर है, आप जाएंगे वहाँ पे MRI मशीन है क्या, खराब पड़ी जाए, बाहर से करा के लाइए। अच्छा MRI है तो आपको लाइन बहुत लंबी, 15 दिन बाद आइए। सारी चीजें गवर्नमेंट का फेलियर है ना, गवर्नमेंट एमएलए क्या कर सकता है? सही बिल्कुल काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव ले रखा है आपने, जो भी अभी तक ले रखा है। अच्छा, दूसरे सवाल पे अगर हम आते हैं कि जैसे कि मेडिकल से हट के आते हैं तो स्किल डेवलपमेंट, उसमें आपने ऐसा लोगों के लिए किया जो यहाँ के जो यूथ है उनको एक स्किल सिखाई जाए ताकि वो अनएम्प्लॉयमेंट ना रहे, उनको कुछ फ़ायदा है, उस लिहाज से आपने कुछ किया? आपने कहा अरे भाई इतना बड़ा काम किया है, आप समझिए
कि मैंने स्किल सेंटर इतना अच्छा बनाया है, इतना खूबसूरत बनाया है और मॉडर्न बड़े टेक्निकल लोगों को उसमें रखा है। और मानखुर शिवाजी नगर का एक आदमी भी कोई आ जाए, 1 रुपया किसे लेना नहीं है। अच्छा, पब्लिसिटी किया उसकी, सब करा उसका। वो शुरू होता है वहाँ पे। मैं उसकी फ़ोटो दिखाऊँ आपको, मेरे पास उसकी फ़ोटोज़ है, मैं आपको उसकी वीडियो मेरे पास है, आपको दिखाता हूँ हाँ, मैं वीडियो। लगा दूंगा। हाँ, इतनी अच्छी, इतना अच्छा वो है, आते ही नहीं लोग। मैंने 10-12 कंप्यूटर उसके अंदर लगा रखा है। जो भी काम है, जितने भी ट्रेड हैं, सीखो आप। और उसके बाद मैं मैन पावर का काम भी करता हूँ, एम्प्लॉय भेजने के लिए। उसमें कुछ लोगों को हम बाहर ही भेज सकते हैं। अगर वो बच्चे 3 महीने 6 महीने की ट्रेनिंग कर लें तो कम से कम 25-30 हज़ार महीना बहुत ईजी इंडिया में रह के कमा सकते हैं। कहाँ मिलता है? अगर आप अभी टाइल्स मिशन कूदने जाएँ, आप प्लम्बर ढूंढने जाएँ, आप पेंटर ढूंढने जाएँ, मिलते नहीं स्किल। तो उनको प्रॉपर सर्टिफिकेट वगैरह भी मिलता है? बिल्कुल अप्रूव्ड। अच्छा, अप्रूव मिलता Yes. है। वेरी गुड। इसलिए आपने अगर इतनी अच्छी फैसिलिटी खोल रखी है तो लोगों को आप उसका अगर फायदा विजिट होगा। करेंगे तो आप खुश हो जाएंगे। बिल्कुल, मैं बिल्कुल 100%, बल्कि मैं चाहूँगा कि मैं उसको अच्छी तरह ऑब्जर्व हाँ। करूँ। अच्छा, दूसरी बात है कि बीएमसी ने एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जो एक मॉडल इंट्रोड्यूस किया था, तो वो स्पेशली है स्ट्रीट लाइटिंग वगैरह को लेके या रोड के रिपेयर्स को लेके। तो आपको लगता है कि वो मॉडल हमारे आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में काम करेगा, जहाँ पर बहुत ही नैरो गलियाँ हैं? अगर वो करता भी है तो क्या आप उसको ऑब्जर्व कर पाएंगे कि भाई जो छोटे मोटे काम है, क्योंकि देखिए, ऐसा बीएमसी है ने ना, इंट्रोड्यूस किया। देखिए ऐसा है ना कि करप्शन बहुत ज़्यादा हो गया है। करप्शन ऐसा हो गया कि लगता है कि लीगलाइज हो गया है। ट्रू। हर फंड से कमीशन जाता है। एमएलए, नगर सेवक और आम जनता को छोड़ दीजिए आप, जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं, अगर वो ध्यान दे दें, करप्शन को रोक दें, मैं समझता हूँ जो फंड गवर्नमेंट का निकलता है ना, वो लग जाते हैं। मैं तो नहीं कह रहा हूँ, राजीव गांधी ने कहा था, राजीव गांधी सरकार किसकी थी? फुल फ्लेज सरकार उनकी थी। बिल्कुल। उन्होंने कहा था हाँ। कि जब खजाने से पैसा निकलता है तो 85 रुपया चला जाता है करप्शन में, 15 रुपये लगता है। ये किसने कहा था? प्राइम मिनिस्टर ने। मैं तो एमएलए हूँ भाई। सही बात है, सही बात तो अगर ये इन पैसों का अच्छी तरह से लग जाए, अब देखिए रोड बन रहा है, हमने कंप्लेन किया, भाई मैं क्या कर सकता हूँ? मैं रोड तो बनाऊंगा नहीं, बिल्कुल। मैं खड़ा होकर चेक करूंगा, मेरे लोग चेक करेंगे। मेरे इसने सीमेंट कम लगी है, इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है, बेईमानी हो रही है, तो हम किसी को लिखेंगे? विजिलेंस आएगा। तो भाई विजिलेंस आने के बाद ना थोड़ा पैसा और बढ़ जाता है कमीशन में। काम होता नहीं, सही बात है। काम होता नहीं है, ये सच्चाई है। एक्चुअली कहीं ना कहीं ये सबको पता है, लेकिन बस पूछना है तो पूछना है, क्योंकि जो सरकार में जो पूछते हैं लोग, मतलब जो वहाँ का जो प्रतिनिधि है सरकार में, हाँ, मतलब सरकार में पूछे, जिसकी जिम्मेदारी है, प्रतिनिधि क्या कर सकता है? हम अपोजिशन के हैं। एग्जैक्टली। असम साहब, एक और मुद्दा है, जैसे कि शिवाजी नगर में जो सिग्नल है, ठीक है, जहाँ पर जून 2025 में शिवाजी नगर में एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, पूरे मेरे ख्याल से उसको काफ़ी माइलेज भी मिली थी, जिसमें 3 लोग भी मारे गए थे, एक भी जख्मी हुआ था। तो इस बात को लेकर शिवाजी नगर के लोगों का ये हमेशा डिमांड रहा है कि भाई उस सिग्नल पे जो हेवी व्हीकल्स है वो ऊपर से क्यों नहीं जाती? तो मतलब आपने कभी उसके लिए कोई इनिशिएटिव किया या प्रपोजल दिया है ट्रैफिक को या डिपार्टमेंट को, ताकि वो एक परमानेंट सोल्यूशन मिले? भाई ऐसा है कि मैं बता दूं आपको कि वहाँ ब्रिज नहीं था। हाँ, ब्रिज नहीं था। ब्रिज क्या किसने प्रपोज किया? किसने लाया ब्रिज? इतना अच्छा ब्रिज बना, नो डाउट। और ब्रिज बनने के बाद हम लोगों ने इसमें फिर एक दूसरा ब्रिज वहाँ से निकाला हम लोगों ने, डंपिंग जाने के लिए, वो नहीं था। बाद में उसको डलवाया उसके अंदर। तो मैंने कहा कि भाई अब जो है ट्रैफिक जो है सब ऊपर से जाना चाहिए, हेवी जाना चाहिए। कहानी साहब, वहाँ पे एक जो है हाई टेंशन वायर है, जब तक वो हटेगा नहीं वो नहीं हो सकता। तो हाई टेंशन वायर हटाने के लिए इतनी मेहनत मुझे करनी पड़ी। इवन मैंने हाउस में चिल्लाया कि साहब ये ब्रिज ऊपर शुरू होना चाहिए, तो उन्होंने वादा किया हाई टेंशन वायर हटाएंगे। एक साल से ज़्यादा, मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने कितनी मांग उसमें किया है, आप देख लीजिए। आसानी हो गई। मेरा विधानसभा क्षेत्र मानखुर शिवाजी नगर का ट्रैफिक का मसला है। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने एक जो फ्री वे बनाया उससे कितनी आसानी हो गई, परंतु जैसे फ्री वे से नीचे उतरते हैं, मानखुर घाट कोपर मानखुर लिंक रोड पर ट्रैफिक बहुत बड़ी। 2 दिन पहले मुझे फोन आया कि पूरी ट्रैफिक जाम है। 5 दिन पहले फोन आया कि शिवाजी नगर सिग्नल पे एक डंपर ने एक बच्चे को उड़ा दिया, जवान लड़का मर गया। अध्यक्ष महोदय, इतना अच्छा फ्लाईओवर बनाया गया वहां पर, जो 1 साल से ज्यादा उसकी ओपनिंग हो चुकी है। और मैं मुख्यमंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी जब थाना से आते हैं तो उसी रोड से गुजरते हैं, और वहां ट्रैफिक जाम रहती है। आप देखा? हाँ, बिल्कुल। वो नहीं, वही नहीं। वो तो एक बार का सुना है मैंने।
मैंने उसके बाद जाकर यहाँ पे जो ट्रैफिक के इंचार्ज है उनके पास डेलीगेशन लेकर गया। उन्होंने कहा मैं आऊँगा, सर्वे करूँगा। आए, बोले नहीं साहब, वो जो हम ऊपर से जाएंगे तो नीचे बहुत जाम हो जाएगा मामला, और एक्सीडेंट का प्रॉब्लम बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा। फिर गया, फिर आए वहाँ पर से। और जब अभी बच्चों का इंतकाल हुआ, हालांकि देखिए एक चीज़ है ना कि ताली दोनों हाथ से बजती है। ये तो सही है कि एक्सीडेंट में बेचारे बच्चा मर गया, उसका अफसोस, हम लोग को बहुत अफसोस है। सिग्नल देखते नहीं लोग, सिग्नल चालू है, सिग्नल बंद है, आप चले जा रहे हैं। हाँ, अभी प्रिकॉशन के लिए मेरे ख्याल से उन लोगों ने स्पीड ब्रेकर डाला है वहाँ पर। नहीं डाला है, ऐसा कुछ है, लेकिन उसके बाद भी उसके बाद अगर आप आगे देखेंगे ना, वो देखा मैं जनता से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जान एक बार आती, एक बार जिंदगी मिलती, बार बार नहीं मिलती। अपनी जिंदगी को जोखिम में क्यों डालते हैं लोग? जो है मोटरसाइकिल लेके चले जा रहे हैं, सिग्नल नहीं देख रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, और जो है जाना है आपको यहाँ से, आप दूसरे रोड से जा रहे हैं। इन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। और दूसरा, हम लोगों ने इसके लिए बहुत कोशिश की। अभी हमारी मीटिंग थी कॉर्पोरेशन के अंदर, तो सारे डिपार्टमेंट को बुलाया गया था। हमने वहाँ पर फिर हमारी जो है DPDC मीटिंग में भी हम लोगों ने कहा कि भाई वहाँ पर जो है इसका ट्रैफिक के लिए, कंट्रोल के लिए ऑफिसर को मुतमईन किया जाए। एवं आपने क्या समझा, मैंने अपने लड़के T-शर्ट बना करके हर सिग्नल पे खड़ा किया कि इनको मदद करो, वो मदद करो, वो भी मदद करने का, वो भी मैंने शुरू किया था बीच में। एज MLA से बढ़ के, एज MLA जो नहीं करता उसे वो भी कर रहा हूँ। सही। अच्छा, अब आप थोड़े दूसरे सवालों पे आते हैं। जैसे कि यहाँ पर बार बार ये कहा जाता है कि यहाँ पर जो ड्रग्स को लेके जो चल रहा है, ये तो बहुत ही मतलब हॉट टॉपिक एक्चुअली मतलब इन सब एरियो पे रहा है। तो इसमें यहाँ की जो लोकल अथॉरिटी है, या तो वो उस पर ध्यान नहीं देती या उस पर सख्त नहीं है। और कभी अगर उन पे अगर रेड भी पड़ती है, उनको अरेस्ट भी किया जाता है, तो ऐसे भी कहा जाता है कि उस बात को आप कैसे लेते हैं। ये बात पता चलती है कि अबू आसिम साहब के ऑफिस से फ़ोन जाता है ताकि उन पे थोड़ी ढील पहुंचाई जाए। तो ऐसा आप इस बात को कैसे लेते हैं? शर्म आना चाहिए उन लोगों को जो ऐसी बातें करते हैं। कुरान शरीफ में लिखा हुआ है सूअर का गोश्त हराम है, कुरान शरीफ में लिखा हुआ है नशा हराम है, उसी कुरान शरीफ में लिखा है, ये नशे के बारे में भी लिखा है, शराब हराम है तो नशा भी हराम है। तो यानी आप सूअर का गोश्त खा रहे हैं, और उस सूअर का गोश्त खाने वाले ईमान के आदमी को मैं बचाऊंगा? लानत है मेरी ज़िंदगी पे। मुझे एक लेडी ने एक फ़ोन किया एक दिन सुबह कि मेरे बच्चे को पकड़ ले गई पुलिस। बहुत अच्छा बच्चा था भाई, फजर की नमाज़ पढ़ने जाता था जमात से। उसको मैंने कहा दिमाग ख़राब पुलिस का हो गया। गयासुद्दीन को मैंने बोला जाओ देखो कैसे हो गया। तो गए गयासुद्दीन, तो बोले सबसे बड़ा चरसी और चंडोली लड़का है ये, और ये नमाज कहाँ पढ़ता है, अब माई बस को बचा रही है। इसके लिए हमने कितनी कोशिशें की हैं, कितने। अच्छा आप मुझे बताइए, आपसे मैं पूछता हूँ, क्या ड्रग सिर्फ गोंडी में? बिल्कुल, एक्चुअली देखा जाए तो पूरी दुनिया में हो, पूरी दुनिया में। और मुंबई में ड्रग, अभी मैं उस दिन पढ़ रहा था ड्रग के बारे में। आपको बताऊं मैं कि ये ड्रग जो है ना, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। जो लोग कह रहे हैं ड्रग, वो क्या बेचारे ढूंढने का अबू आसिम के खिलाफ कुछ मिले, क्या मिले? अरे मैं इबादत की तरह काम करता हूँ। मैं जब आया था ना, जब मैंने 2009 में फॉर्म भरा था ना, तो मेरी प्रॉपर्टीज़, मेरी जायदाद इतनी थी, दुनिया को दिखी थी कि मुझे कोई ये जो है ना, ये नहीं करना। मैं तो सिर्फ और सिर्फ इंसाफ की लड़ाई लड़ने, नाइंसाफ़ी के खिलाफ उतरा हूँ। मैं उस दिन पढ़ रहा था, ये जो है 12,000 करोड़, कितना? 1200 करोड़ नहीं, 12,000 करोड़ का MD, और ये जो है ऐसे जो है वहाँ से तेलंगाना से पकड़ा गया, तेलंगाना से पकड़ा गया। तेलंगाना में हमारे बहुत मशहूर लीडर हैं। तो मैं क्या कहूँ, उनकी वजह से उन्होंने वो काम करते हैं, वो बचा नहीं सकते हैं। और ये इसकी लिंक थी यहाँ मीरा रोड तक, वहाँ से पकड़े गए। और इसी तरह से मैं और औरंगाबाद से कितना बड़ा पकड़ा गया। तो क्या मैं कहूँ औरंगाबाद के जो MLA हैं या MP साहब थे वो करते हैं? नहीं, देखिए ये काम गवर्नमेंट का है, कोशिश सब करते हैं कि ख़त्म हो जाए, कम हो जाए। लेकिन इसको, अच्छा आप बताइए MLA क्या कर सकता है? मुझे कोई एक मंत्र बता दे, और जितना भी खर्चा हो मैं अपनी जेब से करूँगा, अल्लाह ने दिया इतना पैसा, मुझे तो करूँगा। मुझे मंत्र बता, अबू आसिम तुम MLA हो, तुम इस एरिया के रिप्रेजेंटेटिव हो, तुम ये कदम उठाओ तो ड्रग बंद हो जाएगा। मैं अगर आज से नहीं उठाया ना, तो मैं 2 बाप की औलाद, बताइए क्या करूँ मैं? टेल मी। Exactly. हमको मंत्र दीजिए आप। नहीं, whatever actually you have done, तो this is more than enough। मैंने असेंबली में इस पे कितना चिल्लाया है। इवन एक बार मुझे कहने लगे, वो स्पीकर साहब कहने लगे कि अबू आज़मी साहब आप कितनी बार चिल्लाएंगे इस पे, कितनी बार नशे के बारे में बात करेंगे, कितनी बार आप जो है SMS कंपनी की बात करेंगे। मैंने कहा साहब जब तक बंद नहीं होगा करूँगा बात। ये हालत, मैंने यहाँ तक कह दिया कि साहब अगर आप मुझे इजाज़त दे दें, अगर आपकी पुलिस नहीं कर सकती है तो मुझे 1 महीना टाइम दे दीजिए, मैं जो चाहूँ करूँ, मैं ड्रग बंद करा दूंगा। अगर नहीं किया तो आप मेरे मुँह खाली पोत देना। सही। और क्या करूँ?
पुलिस को बोलो पुलिस पहरा दो, डीसीपी को बुला के मीटिंग करता हूँ, सबको बुलाता हूँ, सब करता हूँ। अभी रैली निकाला था 2 तारीख को, मेरी रैली थी। पुलिस ने मेरी रैली को बाहर नहीं कर सकते आप, क्योंकि इनके नज़दीक तो दूसरा काम बहुत ज़रूरी है ना। दूसरी रैलियाँ हो रही हैं, आरएसएस की रैली हो रही है, उनको परमिशन देना है, आप कैसे रैली कर सकते हैं। तो खैर हमने बंद किया, और मैंने फिर वही 2 तारीख की रैली जो थी ना वो 7 तारीख को किया। 7 तारीख को 2 बजे मैं पुराने बस स्टॉप से लेकर के अलियाबाई मार्ग होते हुए मैं जो नया बस स्टॉप बना है 90 फुट पे, वहाँ होते हुए 14 नंबर तक ले जाऊँगा, और पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अभी मैंने 2-4 दिन पहले जो समीर वानखेड़े साहब हैं, जो बहुत मशहूर हुए थे इन चीज़ों में, मैंने उनको बोला कोई मंत्र बताओ भैया कैसे ख़त्म हो सकता है। तो उन्होंने भी बहुत सी सारी चीज़ें बताई, सब कर रहा हूँ मैं। मेरी वीडियोस देखिए आप, नशे के बारे में कैसी कैसी निकली है। एक बार नहीं, हर सेशन में मैं 20वां, ये मेरा 20वां चौथा बार मैं शुरू हुआ। अब लोग कहते हैं अबू आसिम के एरिए में नशा बहुत है। अरे भाई, बाजू के एरिया में नहीं नशा है क्या? पंजाब में नशा नहीं है क्या? मुंगेर में नशा नहीं है क्या? चारों तरफ नशा है। खास तौर से मुंबई में। अबू आजमी जी, आप नशे की बात कई बार कर चुके हो ये सब। सर या क्या करूं सर, तो सुनते नहीं रहा। अंधेर नगरी चौपट राजा करूं, क्या करूं? क्या मतलब है इसका? मैं बार बार बोलता हूं सर, सुनिए ना। नहीं, अभी होम मिनिस्टर सुन रहे हो। सर सुनिए, होम मिनिस्टर सुनिए, मोहम्मद साहब बैठे। मैंने पुलिस को हफ्ता लेते हुए फोटो लेकर दिया, कुछ नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, आज नशे में अभी, अरे आपकी सरकार में ज्यादा हुआ है, क्या बात करते हैं? मेरे एरिया में 3 पुलिस स्टेशन है। एक पुलिस स्टेशन में अध्यक्ष महोदय 71 पुलिस वाले कम कर दीजिए अभी। अध्यक्ष में दुर्गो भाई साहब, दूसरे में सर कर दीजिए, दूसरे में 97 पुलिस कम है। पुलिस नहीं है, नशा बढ़ता जा रहा है, मर्डर बढ़ता जा रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत खराब होती जा रही है। मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द पुलिस का जो है, पुलिस को का बंदोबस्त किया जाए, भर्ती की जाए। हमारा मानकुश शिवाजी नगर एक स्लम इलाका है, वहां पे अध्यक्ष महोदय ड्रग और क्राइम का रेट बढ़ रहा है, लेकिन पुलिस की तरफ से जैसी कार्रवाई होना चाहिए वैसी नहीं हो रही है। मैं वहां बीट ऑफिसर्स, जो बीट बने हुए बीट, वो खाली पड़े रहते हैं, और जब पुलिस से बात करो कहते हैं हमारे पास इतनी पुलिस है ही नहीं, हम दे कहां से पुलिस इसको। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बीट ऑफिसर काफी 20 बार है, 20 बार। नहीं, लोगों के सवालात है एक्चुअली, तो ऑब्वियसली लोगों जवाब है। हाँ, लोगों के सवालात इसलिए हैं कि लोगों को इलेक्शन लड़ना है। हाँ। अच्छा, लोगों को कुछ मिल नहीं रहा है, तो लोग अगर अबू आसिम की तारीफ करें, वोट कैसे मिलेगा? मेरी बुराई करो जितनी करना है, मेरी बुराई करो, मिलेगा। और अपना नाम थोड़ा चमकाना है, बस देखने की सब किसी की कहाँ दाल गल नहीं रही है। नगर सेवक सब अबू आसिम के, एमएलए अबू आसिम के, जनता अबू आसिम को जयकार कर रही है। सही। तो फिर बेचारे परेशान हैं, बेचारे मेरा नाम लेकर अपनी इज्जत बढ़ा रहे बेचारे। सर, इसी रिलेटेड में, मतलब अभी आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में लोगों का ऐसा कहना है कि कुछ कफ सिरप वगैरह पकड़ी गई थी 1000 से ऊपर, तो उसमें अभी तक कोई अरेस्टिंग क्यों नहीं है? मतलब आप, एक आम आदमी भी चौकी में कंप्लेन तो कर सकता है ना। बिल्कुल, डीसीपी कमिश्नर को मिल सकता है ना। उन्होंने क्यों नहीं अरेस्ट करा दिया? जो बहुत बड़ी बात करते हैं मैंने पकड़वाया, तो आप इतने काबिल हैं, इतने होशियार हैं, तो आपने क्यों नहीं पकड़वा दिया? उनको पकड़वा देना चाहिए ना। और मैं पूछूं कि 12,000 करोड़ का तेलंगाना में पकड़ा गया था, क्या कर दिया आपके लोगों ने वहाँ पे? क्या बंद हो गया वहाँ पे? क्या औरंगाबाद में बंद हो गया? नहीं, वहाँ पे नशा नहीं हो रहा है क्या बाजू में जहाँ पे चीता कैंप के एरिया में वहाँ नशा नहीं हो रहा है क्या? बात करते हैं लोग खाली इसमें। अरे सबको मिल करके कोशिश करना चाहिए। हमारा एरिया माइनॉरिटी का एरिया, गरीबों का इलाका है। इस इलाके को ज़बरदस्ती बदनाम करके, ये क्यों नहीं कहते यहाँ से लड़का जो IAS बन के आया, यहाँ से लड़का जो है पायलट भी बना है, यहाँ का लड़का जो है डॉक्टर, इंजीनियर, अच्छे IT में काम कर रहे हैं लड़के, यहाँ से लड़के लंदन पढ़ने गए हैं, यहाँ के लड़के क्रिकेट में अच्छा खेलते हैं। ये सब बातें क्यों नहीं करते? मैंने अभी पिछली बार, मैं हमेशा हर साल जो है जब एग्ज़ाम होता है, रिजल्ट निकलता है, तो बच्चों को 93 से एबव, मेरे इलाके में जहाँ नशे की बात करते हैं 93% से एबव कितने लड़के हुआ है, मैंने कम से कम 40 से 50 लड़कों को यहाँ पर लैपटॉप और उनको मैंने वो अपना टैब दिया। मैंने इतने बच्चे पढ़े हैं। मैंने एक लाइब्रेरी बनाया है, आप आके देखिए, इतनी खूबसूरत लाइब्रेरी है, यानी लाइब्रेरी फुल हो गई, और जगह चाहिए अब। वेरी गुड। हाँ, ऑब्वियसली मैं बच्चे पढ़ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल पढ़ रहे हैं।
अच्छा, लोकल यूथ लोगों का, जो लोकल यूथ है ग्रुप, जो उनका ये बोलना है कि जो आपने रिहैबिलिटेशन का जो प्रॉमिस किया था वो अंडर फंडेड क्यों है? इसकी वजह ये है कि जब आप किसी को काम देते हैं तो जो उसको कमीशन कर देना पड़ता है, या कुछ ब्यूरोक्रेसी का कुछ बात है? झूठ बोलते हैं। मैंने कभी आज तक मेरी कंस्टिट्यूंसी में जो है ये अपना रिहैब का सेंटर बनाने की बात नहीं किया। क्यों कि रिहैब अगर बनेगा मेरे लोगों के लिए तो यहाँ नहीं बनेगा, बाहर बनेगा। जिस कंस्टिट्यूंसी के लोग नशा करते हैं उनको घर से दूर रखा जाता है। मैं यहाँ रिहैब क्यों बनाऊंगा? और मैं मेरे फंड से रिहैब क्यों बनाऊं भाई? पॉइंट है, एग्जैक्टली। सुनिए, ये झूठ बातें हैं। और कमीशन की बात कर रहे हैं, एक माई का लाल बोल दे, कमीशन जाने दीजिए। किसी मद में 1 रुपया चंदा, 1 रुपया कमीशन अगर मैंने किसी से मांगा हो तो मैं आज रिजाइन करने को तैयार हूं। मैंने कई लाख रुपया हम अपनी जेब का हर महीना बांटते हैं गरीबों को। हमने आज तक राशन का कभी फोटो नहीं दिखाया। अब आप कह रहे हैं तो बता रहा हूं मैं आपको। हम कम से कम तकरीबन 500 लोगों को, 600 लोगों को हर महीने में राशन देता हूं, गरीबों को। लेकिन ये सब राजनीति में बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब मुझे कोई कहेगा कमीशन बांट लेते हैं या, तो मुझे शर्म आती है कि हम कमीशन, ये हमारा काम है? अरे हम इस्लाम के मानने वाले हैं, हराम हलाल जानते हैं। मेरे घर में एक डिब्बा मिठाई को ला के देता है तो मेरी बीवी पूछती है ये मिठाई क्यों आई है? मैं बोला मोहब्बत में आई है, मैं कोई मंत्री नहीं हूँ। कोई बेचारा खुश होता है, कोई मिलने आता है, लेके आता है। सही, ये सब मेरा काम नहीं है। नहीं। अच्छा, आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में आसिम साहब, ऑब्वियसली लोग आपको मानते भी हैं और ये भी दिल से मानते हैं कि आप कम्युनिटी के लिए और अपने लोगों के लिए काम भी कर रहे हैं। लेकिन आपको जो रिप्रेजेंट करते हैं, जो आपके जो कॉर्पोरेटर्स, सो कॉल्ड जो कॉर्पोरेटर्स हैं, तो उनसे यहाँ के लोग कुछ ज़्यादा खुश नहीं है। तो उस पर क्या मतलब कहना है आप चाहेंगे? आप यहाँ के लोगों से मिले नहीं ना अभी तक। आप तो मिले होंगे उनसे। हाँ। जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज में हो सकता है उनकी दुकान बंद हो गई ना। अच्छा। उनका झंडा नहीं लग रहा है, उनकी मीटिंगें नहीं हो रही हैं। सुनिए बताऊँ मैं आपको, ये नगर सेवक जो है ना, है ही नहीं आज। नगर सेवक कहाँ है? 4 साल से कोई नगर सेवक नहीं है। मार्च 2022 में इलेक्शन होना था। 2022 तक सबने काम किया। 2022 के बाद नगर सेवक में फूटी कौड़ी नहीं, 5 रुपया नहीं है। मगर उसको लोग नगर सेवक बोलते हैं। वो भी अपने आप को नगर सेवक बोलता है ही नहीं नगर सेवक। उस पर है क्या? कोई फंड ही नहीं है। देखिए, अब आम जनता समझती है कि ये नगर सेवक है, तो उनसे नाराज तो होगी ना। सड़क हमारी गली बनाओ, तो कहाँ से बनाएगा बेचारा? बोला हाँ वाला, और ये नहीं क्या कि मैं नगर सेवक नहीं हूँ, उसको फिर लड़ना है। तो समझा आपने? तो मेरे पास भाग क्या आता है। मैंने 60 करोड़ रुपया से ऊपर इन 4 सालों में हर एरिया में गली बनाया है। मेरे पास है, हिसाब है पूरा, एक चीज़ है। और अभी फिर बनाने जा रहा हूँ। अभी मैंने फिर हर 1.5 करोड़ रुपया मैंने जो है, और अपने फंड से, जो मुझे फंड मैंने किसी डिपार्टमेंट से कैसे ला के मैंने 1-1 रुपया बचा के, ऐसा लगता है कि मेरे जेब को पैसा जा रहा है। इस तरह से बचा के सबकी गलियाँ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन इतनी ज़्यादा गलियाँ हैं कि आप क्या करें। सेकंड चीज़, बहुत पतली गलियाँ हैं। आप अगर देखेंगे तो आप सीधा नहीं, ऐसे चलना पड़ता है आप। बिल्कुल। अच्छा, अब उस गलियों में गलियाँ गंदगी आ गई है, डूब गई है, गटर का पानी आ रहा है। अब हम गलियों को बना देंगे तो लोग आएंगे कहाँ से? वहीं जाएंगे। कितनी देर के बाद उसी वक्त जाना चाहिए। गलियाँ खराब हो जाती हैं। हाँ, सही रुकती हैं। अच्छा, उनको घर में तो रह नहीं सकते। घर इतने छोटे लोगों के हैं, यहाँ पर जो है इतनी वेंटिलेशन नहीं घरों में उनके हैं। अच्छा, ये इन लोगों जो यहाँ पे आए, जो जगहें बड़ी हैं, तो इन सब लोगों ने इस तरह से, चलो भाई हम 5-6 फुट का रास्ता छोड़ देते हैं, 8 फुट का, यहाँ एम्बुलेंस भी आ सकती है, गाड़ी भी आ सकती है। नहीं, इन जिसको जितनी जगह जहाँ मिली, अब गरीब लोग हमको कुछ बोल भी नहीं सकते, बना लिया उन्होंने। एम्बुलेंस नहीं आ सकती, चढ़ नहीं सकते, बच्चे गिर जाते हैं नीचे, गटर बह रहा है उसमें चले जाते हैं। क्या करें इसके लिए? रास्ता क्या है इसके लिए? जब तक यहाँ पर कोई एसआरए की स्कीम बड़ी आवे। लेकिन अब लोगों को जितनी जगह मिलना चाहिए तो होना चाहिए। अब ये सब चल रहा है। बिल्कुल। सर, आने वाले इलेक्शंस में जो आपका क्या क्राइटेरिया रहेगा टिकट्स डिस्ट्रीब्यूट करने का? आपके जो लोग हैं, जो कॉर्पोरेटर्स हैं, हाँ। तो उसको आप कौन से क्राइटेरिया, मतलब वो या पढ़े लिखे देखेंगे या जिनकी पॉपुलैरिटी होना चाहिए, मतलब क्या क्राइटेरिया? कुछ क्राइटेरिया होगा आपके पास कि भाई मैं इस क्राइटेरिया पे ही लोगों को अपने, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सर आपको रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर आपने उनको टिकट दिया और उनका काम अच्छा नहीं है तो कहीं ना कहीं वो आप तक, मतलब आपकी इमेज के ऊपर वो बात जाती है। तो उसका क्या आपने कुछ क्राइटेरिया प्लान किया है? प्लान है ना। देखिए, एजुकेशन कोई बहुत ज़रूरी नहीं है कारपोरेटर बनने के लिए। बिल्कुल। कारपोरेटर बनने के लिए गटर में उतर करके सफाई करवाना, ईमानदारी से काम करना, और घर में नहीं बैठना बल्कि जाना, लोगों के इलाके में जाकर काम करना, ये क्राइटेरिया होता है। ट्रू। समझा आपने? अब और मैं पढ़े लिखे लोगों को देखा हूँ मैं उनको बुरा लगेगा मेरी बातें। वो लोग जो अब उसमें रहते हैं कि भाई मेरे एरिया में
गंदगी हो गई, मैं क्या करूँ, ऐसा वैसे नहीं करते नहीं। लेकिन यही गरीब बच्चे, यही लोग कौम के मिल्लत के काम आते हैं हमेशा। हमारे कारपोरेटर जो हैं अच्छे हैं, सब ऐसा नहीं ख़राब है। लेकिन अभी मैं जब इलेक्शन आएगा, जैसे रिजर्वेशन अनाउंस हो जाएगा, मैं उसके बाद एप्लीकेशन मंगाना शुरू करूँगा। एप्लीकेशन मंगाने के बाद मैं सर्वे करूँगा कि इसमें कौन से आदमी की इमेज अच्छी है, वेरी गुड। मेरे लोगों से करूँगा। उसके बाद फिर मेरे पास एक कंपनी है जो सर्वे करती है। एक सर्वे करने का 60 से 70 हज़ार रुपया लेते हैं, एक वार्ड का क्या बात, लेते हैं। वेरी गुड। और जाकर कुछ हज़ार लोगों से सर्वे करके इट्स लाते हैं। लाइक एजेंसी होगी वो। यस, हाँ, वो एजेंसी सर्वे करेगी। अच्छा। और जब एजेंसी सर्वे करके आएगी कि भाई ये आदमी अच्छा है, फिर मैं अपने कार्यकर्ताओं से बात करूंगा, और जो अच्छा होगा और काम करने को होगा। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं उसको बोलूं कि जाके तुमको देना है और कांग्रेस को जाके शिवसेना को दे दे पैसे लेकर के। वो नहीं, हमारी एक नगर सेविका थी बेचारी, हम पहले हमने खड़ा किया था उसको। तो क्या नाम था उसका, रेशमान। अब नाम भी लेने में कोई हरज नहीं है। रेशमान नारोकर हमारी नगर सेविका थी, गरीब और थी, उसका पैसे कुछ नहीं थे। अच्छा। मेरे नगर सेवकों ने बोला दूसरे लोगों को, आसिम भाई 5 लाख रुपया दे दो, हम इसको जिता देंगे इंशाल्लाह। अच्छा। सीट रिजर्व थी, उसको खड़ा किया और माशाल्लाह जीत चुन के आ गई। अच्छा। चुन के आने के बाद अबू आसिम कौन है मैं नहीं जानती। अच्छा। और चलो उसका, उनके एक दोस्त थे, उनको लेके एक टैक्सी में बैठ के लोगों को बुलाना, पैसे वसूलना, अच्छा। ये करना। अभी मैं बोलूँगा तो उनको लगा कि मेरे पे केस कर देंगे, मुझे आपने कैसे कह दिया। मेरे पास शिकायतें आई थी, बहुत शिकायतें आई थी। उन्होंने लिया कि नहीं लिया मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन शिकायत लोगों ने किया था। अच्छा, जब मैंने उनको डांटा तो चले गई पुलिस स्टेशन में मेरी कंप्लेन करने के लिए। अच्छा। कि भाई मैं दलित हूँ, मुझे इन्होंने गाली दिया, अब बताइए मैं उनको निकाल दूँ पार्टी से तो नगर से और फ्री हो जाएंगी, वो कई पार्टी में चली जाएंगी, और रखूँ रोज गाली सुनूँ। मैंने 5 साल गाली सुना, क्या कहा था मैं, मेरे इस तरह ये हालत रहती है, क्या करेंगे हम लोग। सर, आने वाले जो आपका जो टर्म है उसमें आप कौन से इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं जिस पे आप काम कर रहे हैं या करने वाले हैं? देखिए इम्पोर्टेंट मुद्दे यही हैं कि जिस तरह से अच्छे इलाकों में बच्चों को खेलने के लिए मैदान अच्छे हैं, अच्छे इलाकों में जो है स्पोर्ट्स क्लब है, स्विमिंग वगैरह का वो है, टेनिस वगैरह का बंदोबस्त है, अच्छे मैदान हो, और सबसे खास चीज़ एजुकेशन के लिए कॉलेज खुले बच्चियों का, खास तौर से बच्चों को, इसलिए कि बच्चे हमारी बुर्का पहन के 12 से 84 लाख रुपये मैंने दिया उनको हर महीने में। तो अभी क्या स्टेटस है उसका, मतलब पढ़ा ऐसी बस। अच्छा। रोज मतलब डे टू डे फॉलोअप है। अच्छा। अभी हम गए थे 4-5 दिन पहले कलेक्टर के पास। हाँ। अरे हाँ मैं कर दूंगा, मैं हो जाएगा, मुझे बहुत खुशी हुई। अभी तक तो हुआ नहीं है। जिस दिन 5 साल हो गए ना, उस दिन मेरा छोटी जगह में डिग्री कॉलेज शुरू हो जाएगा। ओके। इंशाल्लाह लड़कियों का डिग्री कॉलेज मैं जितनी कैपेसिटी का भी है शुरू कर दूंगा मैं। और जो मेरे पास जगह है ना, मैं उसमें ऑनलाइन गरीब बच्चों को जिनका एडमिशन नहीं हुआ है उनको इंग्लिश मीडियम की तालीम अच्छी देना चाहता हूँ, जिसका सारा खर्चा मैं दूंगा, 1 रुपया मैं किसी से लूँगा नहीं। वेरी गुड। तो 5 साल के बाद अगर ये मान लो कि 5 साल का आपको ये मिल जाता है, तो 5 साल के बाद वापस से रिन्यूअल आएगा? हाँ, एक बार हो गया तो रिन्यू होता रहेगा। अच्छा, रिन्यू होता रहेगा। हाँ। ओके, ये क्राइटेरिया है कि फर्स्ट 5 साल तक होना चाहिए। हाँ, जब मतलब उसका रिन्यूअल पीरियड जो है 5 साल होना चाहिए। लीज 5 साल की देना चाहिए। अच्छा, ताकि मतलब लोग अगर एक बार 5 साल का, तो आदमी अगर एडमिशन ले लेता है तो उसको कोई फेयर नहीं है कि भाई ये बाद में बंद हो जाएगा, फिर इसका कंटिन्यू चलता रहेगा। अभी सोचिए ना, जो लोग मेरे ऊपर उंगली उठाते हैं उनसे पूछिए कि मैं जगह मांग रहा हूँ, आप कोई कोशिश क्यों नहीं करते जगह बनने की। यहाँ पर आप मेरे कॉलेज के बारे में कहते हो, आप मेरे लाइब्रेरी के बारे में कहते हो। मैं पिछले 5-10 सालों से चिल्ला रहा हूँ, शायद आप तक मेरी आवाज़ पहुँच जाए। मानकुश शिवाजी नगर में सर कोई स्पोर्ट्स का कम्प्लेक्स नहीं बन पा रहा है, स्कूल नहीं बन पा रहा है, बच्चों के लिए कुछ खेलने का मैदान नहीं है। वहाँ पर एक कुर्ला स्क्रब में 15 एकड़ ज़मीन इन राइटिंग आया कलेक्टर ऑफिस से कि इन्होंने जो है इलीगल किया, इन पे लीज इसकी नहीं है, और जो ज़मीन की लीज है एक्सपायर हो चुकी कितने पहले, आज तक उसको ख़त्म भी नहीं किया जा रहा है। और उसी जीएम लिंक रोड के ऊपर ज़मीन कब्जा करके बहुत बड़े बड़े शेड बना करके कई लाख रुपया महीना कमाया जा रहा है। जीएम लिंक रोड पर एक 8 गाला बना दिया गया। जब मैंने कंप्लेन किया सर तो टूट गया, सब फिर बन गया। तो मैं कह रहा हूँ तोड़ते क्यों नहीं, बोले स्टे आ गया। कैसे स्टे आ सकता जब एक बार इलीगल था। ये बेचारे जो परेशान हैं, अबू आसिम की तरफ देख रहे हैं। ये जियांग लिंक पे इतनी बड़ी बड़ी जगहें हैं, वो इलीगल इंक्रोच की हुई हैं। मैंने अगर एक वो बनाया है स्किल सेंटर, और उसमें वो कह रहे हैं आपने इलीगल जगह लिया। अरे मैंने जो लिया है ना, मैं जनता के लिए कर रहा हूँ, और मैंने कमिश्नर से, मैंने डीएमसी से, वार्ड ऑफिसर से करके परमिशन लेके बनाया। तुम इसके लिए दिल्ली, यहाँ से लेके दिल्ली तक मेरा सेंटर बंद कराना चाहते हो, लेकिन इसी मानकुश शिवाजी नगर में 15-15 एकड़ ज़मीन, बहुत सारी जगह लोगों भी माफियाओं ने कब्जा किया है, तुमको नज़र ही नहीं आ रही है। तो तुमको सिर्फ एमएलए दिख रहा है। अरे एमएलए की कुर्सी लेने के लिए कितना परेशान हो तुम। अभी मैं जब इलेक्शन आया तो लड़िए तुमने, तुमको जनता ने दिखा दिया तुम्हारी क्या हैसियत है।
अच्छा आसिम साहब, आपका जो कॉन्स्टिट्यूंसी है काफ़ी पॉपुलेशन बहुत है यहाँ पर, बहुत हाईली ज़्यादा, बहुत पॉपुलेशन, ज़्यादा। और डे बाई डे ये इंक्रीजिंग पे ही है। तो जो भी आपको फंड वगैरह मिलता है तो ये क्या सफिशेंट है इसको टैकल करने के लिए, उस फंड से इस आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में काम करने के लिए? हमने तो कई बार हाउस में कहा है कि जो फंड मुझे मिलता है वही फंड वालकेश्वर में रहने वाले एमएलए को भी, और कोलाबा में, और जहाँ पे स्लम नहीं उनको भी मिलता है। तो दोनों फर्क दोनों में कीजिए ना सर। बिल्कुल। लेकिन ये कारपोरेशन से काम होता है कि ये सब काम ना, ये जो काम है ना एमएलए फंड से नहीं होता है ज़्यादा, हाँ। ये होता है नगर सेवक के फंड से। जब नगर सेवक रहता है तो यहाँ पे कुछ फंड फिक्स नहीं होता है। अच्छा। भाई ये गलियाँ बनाना सर्वे करके बना देते हैं और हो जाता है। लेकिन 4 साल तक कोई नगर सेवक ही नहीं है। दूसरा, एमएलए को जो फंड मिलता था, अभी जो सरकार आई हुई है वो सरकार सिर्फ जो उनके साथ हैं सत्ता पक्ष में उनको फंड दे रहे हैं, और जो विपक्ष में उनको फंड नहीं दे रहे हैं। हमारे बगल में 17.5 करोड़ रुपया, ओह, हमें अच्छा। हमें 2 करोड़ रुपया। तो ये तो बहुत बड़ा ह्यूज आप डिफरेंस है। आप किसी से पूछ लीजिए, कांग्रेस से, शिवसेना से, जो भी विपक्ष में, उनसे पूछिए कि आपको फंड मिल रहा है क्या, आप बताएंगे आपको। फिर भी हम काम कर रहे हैं कि हमारा पैसा हलाल का है, 1 रुपया हम किसी को लेने देते नहीं। अच्छा, एक सवाल है जो ना कि सिर्फ आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी से रिलेटेड है, बल्कि आई थिंक पूरे गोवंडी और मानखुर भी वो एरिया आता है। वो लोगों एक ही सवाल है, वो ऑब्वियसली आपने जवाब दे दिया, फिर भी मैं उसको दोहराना चाहूँगा कि एसएमएस कब तक बंद होगा? हाँ, एसएमएस कंपनी जो है ना, जब से हम आए हैं ना उससे हम लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छा। हमने लेटर दिखाया कि कुछ एनजीओज में कहा है कि हमारे एरिया में, उस एरिया में जहाँ एसएमएस है, लोगों की एज का एवरेज 39 साल हो गया है 60 साल की जगह पे। अच्छा। और हमने चिल्लाया हाउस में। उसके बाद वहाँ पर मिनिस्टर बोले ठीक है हम दौरा करते हैं। मिनिस्टर दौरा करने के बाद आके मुझे कहा, अबू आज़मी साहब जो आपने कहा आपकी बात सही है, हम एसएमएस कंपनी आज बंद करते हैं, आज बंद करते हैं। Okay. अरे मैंने मिठाई बंटवा दिया चारों तरफ, अच्छा। और बंद हो गई, कंपनी बंद हो गई। दूसरे दिन फिर चालू हो गई। क्या भाई मामला है? अरे सर, अगर ये बंद कर देंगे ना, तो जो रोज़ का 15 से 20 टन निकलता है जहर, वो पूरा बम्बई को बीमार कर देगा। हम जल्द से जल्द कोई नई जगह इसके लिए बनाते हैं और यहाँ से हटाते हैं उसको। लड़ाई लड़ा हमने। अच्छा। उसके बाद जो है इन्होंने ऑर्डर दिया बंद करने का परमानेंट। उस लेटर को ले जा करके कोर्ट में उसको स्टे मिल गया। अच्छा। मुझे मंत्री ने बोला, अबू भाई मैं शर्मिंदा हूँ, मेरा ही ऑफिसर उसने जा करके ना उनको मदद किया, स्टे दिला दिया। मैं उसको ठीक करूँगा। बोला तुम क्या ठीक करोगे, मैं ठीक करूँगा। जब मैंने सुना कि जो स्टे मिला है एसएमएस कंपनी का, स्टे जब तक के लिए मिला है जब तक नई जगह पर एसएमएस कंपनी नहीं बन जाती, उस वक्त तक ये कंपनी यहाँ चलेगी। जिस दिन सरकार बनी दूसरे दिन मिनिस्टर को बुलाया मैंने, यहाँ पे आए, देखा उन्होंने सब नई चिमनी ऊपर कर दिया है, धुआं इधर नहीं आता है, सब कुछ। सो जब इन्होंने कहा कि हमारा ऑफिसर ही उससे मिल के कर दिया, तो मेरे नगर सेवक लोग, मेरे लोगों, मैंने बोला जाओ तुम ऑफिसर के पास जाओ और बोलो तुमने कैसे स्टे दिलाया। गए लड़के वहाँ पर, और वहाँ झगड़ा कुछ हो गया, पकड़ लिए गए, सब जेल चले गए। लड़कियां भी जेल गई, औरतें भी जेल गई। कितने दिन जेल में शायद पड़ी नहीं वो लोग तकरीबन 14-15 दिन तक जेल में रहे एसएमएस कंपनी के लिए। ओके। जमानत पे छूट के आए। अच्छा। और फिर जब सरकार आ गई इनकी, उद्धव जी की, तो मैंने एक दिन मांगा टाइम इनसे, इनके बेटे जो हैं आदित्य ठाकरे जी से, वो मिनिस्टर बने पॉल्यूशन के, तो टाइम मुझे नहीं दे रहे थे। तो मैंने क्या किया, जहाँ से एंट्री होती है इनकी ऊपर जाने के ना, वहीं खड़ा हो गया, आदित्य ठाकरे साहब मुर्दाबाद, आदित्य ठाकरे साहब मुर्दाबाद। तो आ गए, अरे भाई क्या बात है, मतलब क्या बात है, टाइम देते नहीं बात, अरे आइए ले गए। तो उन्होंने मीटिंग बुलाया कि कंपनी बंद होना चाहिए, बहुत सही है, अब वाई कर रहे हैं, वहाँ पोल्यूशन बहुत बढ़ गया है, वो बंद होना चाहिए। तो बात हुई, बोले अब ये कंपनी जो हम लोग जो है कहीं भेज रहे हैं, यहाँ से हटा रहे हैं। तो बोला सर अब मुझे कब तक होगी? हाँ एग्जैक्टली, यही सवाल जो है कब तक होगी? तो उन्होंने 2021 का लास्ट या 2022 लास्ट, याद नहीं आ रहा मुझे। अच्छा। कहा कि इस तारीख तक कंपनी चली जाएगी। मैंने कहा नहीं सर, एक बोर्ड लगाइए वहाँ पे, बिल्कुल, कि ये कंपनी इतनी तारीख को यहाँ से चली जाएगी, कंपनी यहाँ नहीं रहेगी। बोर्ड भी लगवा दिया मैंने। अच्छा, बोर्ड वहाँ प्रॉपर बोर्ड लगा हुआ था? लगवा दिया बोर्ड, बड़ा सा, क्या हो कि कंपनी बंद हो जाएगी इतनी तारीख को। अच्छा। हम खुश हो गए। क्या बात। हम उस दिन का इंतजार करते रहे, इंतजार करते रहे। वो दिन आ गया और बोर्ड भी लगा रहा। हाँ। अब कंपनी नहीं हटी। क्या करें, अपना सर फोड़े उनका फोड़े। सही नहीं, हम ही क्या, बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं। हम कोर्ट भी गए। हाँ। कोर्ट में स्टे मिला हुआ है,
क्या करें हम? और अभी भी डे टू डे अभी हमने क्या निकाला कि यही काम जो है ना एक और कंपनी करती है तलुजा में, उनके पास कैपेसिटी है, ये माल को ले सकते हैं, अच्छा ओके। तो वहाँ जलाएं इसको। हाँ, कारपोरेशन पे ये बोझ पड़ेगा कि यहाँ से तलुजा तक का भाड़ा या Transportation। गाड़ियों का ट्रांसफर बढ़ेगा। हाँ, तो हमने ये बात भी किया। और अभी पंकजा मुंडा जी जो है इसकी मिनिस्टर, मुंडी जी इसकी मिनिस्टर है, अच्छा। पंकजा मुंडी से हमने कहा आप बिल्कुल करूँगा। हाँ, तो वो जो है ना उन्होंने एक वादा किया कि मैं इसको हटाऊंगी। मैं डे टू डे फॉलो अप कर रहा हूँ, हर वीक में उनसे मिल रहा हूँ कि मैडम कब बोले हटेगा, मैं तारीख कैसे बताऊँ। मैंने कहा हटाइए कर रहा हूँ, ठीक है, कोशिश हम मुझे तो जा रहा मुख्यमंत्री है। बना दीजिए, हाँ। मैं हटा देता हूँ एक दिन में। सही बात है, यही उपाय बचता है लास्ट में। अब क्या करूँ दूसरा? सही बात है। ये जैसे कि अब डंपिंग ग्राउंड में जो लैंड जो बिल्डर्स वगैरह को दी गई, तो उस पर आपका क्या स्टैंड नहीं है? ऐसा है हाँ, कि इन्होंने कहा कि अब हम जो यहाँ का डंपिंग बंद कर देंगे और डंपिंग में हाउसिंग बनाएंगे। तो हमको तो खुशी हुई, चलो ठीक अच्छी बात है, अच्छा। सब डंपिंग कचरा उठा लेंगे। हाँ हाँ सही। लेकिन मैंने जो इस पर सर्च किया हाँ तो मैंने पहले कहा कि अगर आपको यहाँ सर्वाना सबसे पहले यहाँ पर जो सुविधाएं हैं, जो लोगों की ज़रूरतें हैं हाँ वो है ही नहीं। आप पहले यहाँ पर अनाउंस कीजिए कि कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, मस्जिद, मंदिर, गिरजाघर सबके लिए रिजर्व कीजिए और स्पोर्ट्स का कम्प्लेक्स बनाइए। कब्रिस्तान की जगह 4 एकड़ उसमें रिजर्व है, उसी में अच्छा। वो जगह जल्दी साफ करके दे दीजिए। हाँ। ये सब कीजिए, आप कीजिए काम। और मैंने आगे देखा ना तो मुझे कुछ स्पेशल लोगों ने बताया कि जहाँ डंपिंग होती है उसका जो गैस निकलती है, ऑयल निकलता है उसके अंदर से, वो ज़मीन में जाता है और वो ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत खतरनाक है, खतरनाक, exactly। बहुत गहरा जाता है वो अंदर। हाँ, और जो डंपिंग बनती है ना वहाँ इतनी मोटी प्लास्टिक की नीचे वो लगाई जाती है, अच्छा, तो एक लेयर लगाई लेयर, जाती हाँ। है ताकि इसकी कोई चीज़ ज़मीन में जाने जमीन ना में पाए। ना जाए। यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो टॉक्सिक हो जाती है जमीन हाँ, पूरी। ये हालत है। मगर ये क्या गरीबों के लिए कोई है ही नहीं यहाँ पे। तो कोई है ये कोई साहब अदानी साहब कोई हैं, वो अदानी साहब पूरा हिंदुस्तान लिख के दे देना है, जो चाहो कर लो आप। अच्छा, इतना ज़्यादा आंदोलन चल रहा है धारावी में, कहाँ सुन रहे हैं लोग, क्या कर रहे हैं? सही सही। हम ऐसे इतनी इज्जत हम बनने नहीं देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। हमको वहाँ की जनता की इज्जत का, उनकी सेहत का, इज्जत का ख्याल है, करना पड़ेगा हमको। आंदोलन करेंगे इसके लिए हम। आपकी जो सोच है, जो जिस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, तो वो सारे दिखावटी नहीं है। हाँ एग्जैक्ट। मैं जो भी कहूँगा आपसे ना, मैं एविडेंस दूंगा एक, और मैं इसके लिए पूरी ताकत के साथ लगा हुआ हूँ कि हमारा मानकू शिवाजी नगर एक अच्छा इलाका बन जाए। बिल्कुल। हाँ, लेकिन लोग आकर के कि जो है मेरा तेरा क्या रिश्ता, अरे क्या मतलब ये मेरा तो ये पॉलिटिक्स है, दिस इज नॉट इबादत, दिस इज नॉट, ये कोई मजहबी मामला नहीं है। एक तरफ जो है वो जय सिया राम का नारा लगाओ, वोट लो, जय सिया राम, मेरा तेरा क्या रिश्ता। हम इवेंचुअली देखा तो ये जाना चाहिए कि भाई कोई भी पार्टी से हो, कुछ भी हो, कौम के लिए काम अच्छा होना चाहिए, बस ये मेन मुद्दा होना चाहिए। एमआईएम से जुड़े जो लोग हैं उनका ये हमेशा से मानना रहा है कि मिस्टर इम्तियाज जलील को आपने हराया। तो नहीं, मैं जानता भी नहीं इनको भाई, मेरा लेना देना कुछ नहीं भाई साहब। एग्जैक्टली। मैं किसी को क्यों हराऊं, किसी को क्यों हराऊं? अल्लाह जिसको चाहे जीता है, हराया, जीते हैं वो जीते, लेकिन मैं किसी को हराता नहीं। देखिए ऐसा है ना कि मेरी जो सीट है वहाँ लड़ाऊँ कि नहीं लड़ाऊँ मैं। बिल्कुल। मुझे औरंगाबाद की सीट मिली थी, मेरे पास थी, और वो पहले भी लड़ाया था मैं उसी सीट पे। अच्छा। तो उसी सीट में अब मुझे वोट नहीं मिला, अब क्यों नहीं मिला क्या हो तो एक अलग बात है। जनता वोट देवे नहीं दे, मैं कुछ कर नहीं सकता। लेकिन मैं अपनी पार्टी को बढ़ाने के लिए काम करूँ कि नहीं करूँ। वो सीट जो मेरी पहले थी, वो सीट जो पहले आप जिनका नाम लिया, वो सीट उनकी नहीं थी, वो सीट उनकी दूसरी थी, वहाँ से उठ के यहाँ क्यों आ गए? अच्छा, तो उसी पर लड़ना चाहिए ना। हाँ बिल्कुल। अच्छा, आप भिवंडी में लड़ा रहे हैं, आप आगे, मैं कहा भिवंडी मत लड़ाइए, हमारी जगह है, आपने आकर के हमेशा लड़ाते हैं इस तरह से। आप यूपी की तरह उठा के देख लीजिए ना आप। हाँ, मैं तेजस्वी यादव को धूल चटा दूंगा, सुना नहीं सुना आपने? धूल चटा, तो किसको हार पहनाएंगे? तेजस्वी यादव को धूल पहना दीजिए, करिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन फिर हार कौन पहनेगा फूलों का, ये बता दीजिए। आप पहनेंगे, आप सरकार बनाएंगे क्या? आप बनाए तो चलो ठीक है, बना लीजिए आप तो बनाएंगे ना, आप तो 4, 5, 8, 10 सीट लड़ोगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो समाजवादी पार्टी से बुरा कोई नहीं है, अखिलेश यादव जो है सबसे खराब आदमी है, कांग्रेस सबसे बुरी आदमी है, अच्छा कौन है? आप मुझे बताइए। मैं किसी मुखालफत नहीं कर रहा हूँ। 2014 के पहले मैं रिसर्च किया हूँ। जो लोग राजनीति करते थे एक स्टेट के अंदर, वो दिल्ली आ गए, पूरे देश में आ गए। बिल्कुल। आज़ादी के पहले की पार्टी है। और एक गुजरात में नेता थे, चीफ मिनिस्टर साहब, जो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, वो भी आ गए दिल्ली में लड़ने। कब आए? 2014 में। एक हैदराबाद से निकले,
एक दिल्ली से निकले, एक आए थे मुसलमानों को हालात दुरुस्त करने के लिए। मुझे हिंदुस्तान के मुसलमान 140 करोड़ में जितने मुसलमान बता दें कि 2014 के बाद मुसलमानों के हालात अच्छे हुए या ख़राब हुए, बता दें मुझे। क्या ये मैं इलेक्शन लड़ता नहीं था, मैं एमएलए का भूखा नहीं हूँ, मुझे राजनीति में कोई पोस्ट नहीं चाहिए। मैं 1 साल जेल में था बेकसूर, और मैंने सोचा कि हमें अब जो है ना इस अपनी कौम अपने मुल्क की मजबूती के लिए राजनीति में आना चाहिए। भ्रष्टाचार बेईमान लोगों के खिलाफ आया मैं, और मैंने 95 में पार्टी शुरू किया। मैंने 4 एमएलए चुन के लाया, मैंने 1 मिनिस्टर बनाया, मैंने 23 नगर सेवक लाए, पार्टी पूरे महाराष्ट्र में बढ़ गई, लेकिन मैं इलेक्शन नहीं लड़ाया। 95, 96, 97, 98, 99, 2001, 2002 7 साल तक इलेक्शन 2 हुए, कारपोरेशन इलेक्शन हुए। ना तो मेरे परिवार का किसी को मैंने लड़ाया इलेक्शन, ना तो मैं लड़ा इलेक्शन। मैं अच्छे लोगों को ढूंढ लाता था, इलेक्शन लड़ाता था। लेकिन क्या हुआ, जिन्हें हम हार समझे थे गला अपना सजाने को, वही अब सांप बन बैठे हम ही को काट खाने को। ये जो है कि समाजवादी पार्टी मंत्री तो बनेगी नहीं, तुम्हारी बात छोड़िए। कहते हैं कि एक हमारे यहाँ गांव में मसला, पता नहीं आप यूपी के है कि नहीं है। तो एक है कि मूस यानी चूहा, मूस मोटाई तो लोड़ा हुई, का ससुरा हाथी उड़ा हुई। क्या समाजवादी पार्टी क्या महाराष्ट्र में अपने बल पर सरकार बनाएगी क्या? अभी तो हमारी पार्टी अभी तो स्टेट की पार्टी है। और जिनको कभी पूछते नहीं थे मंत्री लोग, शरद पवार साहब बड़े आदमी हैं, अरे मुझे बुला के चाय पिला दिया, अबू आसिम को छोड़ भाग गए। तो नेताजी ने मुझे लाया राजनीति में, तब मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में आया। मैं 6 साल एमपी रहा। उसके बाद मैं 2009 जब इलेक्शन लड़ा यहाँ पे, जब से फिर यही इन्होंने से मुझे सबने कहा कि भाषण करना बहुत आसान है। राज्यसभा गए थे, वो तो मुलायम सिंह भेजे थे, इलेक्शन लड़ के बताओ। मैंने कहा नेताजी अब मैं राज्यसभा नहीं आऊँगा, मैं लड़ूंगा, चैलेंज तो मुझे कबूल रहता है। तो मैंने कहा अच्छा सुनो, मैं 2 सीट लड़ता हूँ, जो महाराष्ट्र में किसी लड़ा नहीं, और 2 सीट लड़ा मैं। एक्चुअली हिस्ट्री रही थी, 2 सीट लड़ा मैं, एक गोंडी से एक भिवंडी से। एक दिन गोंडी, एक दिन भिवंडी, एक दिन गोंडी, एक दिन भिवंडी, दोनों सीट चुन के आ गया। और मैंने क्यों गोंडी चुना? गोंडी में 84 से आता हूँ। गोंडी बहुत सारे मेरे जानने वाले लोग हैं। एक असुद्दीन और हम दोनों एक ही साथ 84 में भाषण करते थे जावेद खान साहब के लिए, मेहनत करते थे। देखिए हम जो है ना, हम समाज के लिए काम करते हैं, अपने लिए नहीं। अपने को अल्लाह ने, मैंने 1973 से संघर्ष किया, इतना कमा लिया कि मेरे बाल बच्चे सुखी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो मेरी ज़िंदगी पूरी उसी में है। अब बेचारे लोग मेरे ऊपर कीचड़ उछालते हैं, वो उनके मुंह पे कीचड़ आने वाला है। अब बताया ना कि आपने जितनी बातें मुझसे पूछा, जितनी मेरे पे लोगों ने तहमत लगाई, मैंने आपको एक ही चीज़ जवाब दिया कि नहीं दिया? एविडेंस के साथ दे रहा हूँ मैं, एविडेंस के साथ। कोई नहीं बोलता, कह रहे कि जो आपने मेडिकल गैसुद्दीन आपके आए थे टॉक पे, तो जहाँ पे आपने अस्पताल बना बच्चों को खेलने की जगह थी, अरे वो तो डंपिंग था, वहाँ बच्चे क्या खेलेंगे? सही बात। उस डंपिंग को हमने सुधार दिया, और उसमें इतने लोग करते, वो वहाँ हमने गरीबों को, बच्चों के लिए 100 लोगों के लिए खाना हम लोग वहाँ दे रहे हैं। हम लोग कंप्यूटर सिखा रहे हैं वहाँ पर, मेहंदी बच्चियों को सिखाने के लिए, और कंप्यूटर कंपाउंडर का कोर्स सिखा रहे हैं। बहुत सारे काम कर रहे हैं, सिलाई क्लासेस चला रहे हैं, और अभी बहुत कुछ करने वाले हैं। क्या एक एमएलए की जिम्मेदारी है, एमएलए चाहे तो क्राइम खत्म करा सकता है, एमएलए आवाज़ उठा सकता है, एमएलए मुख्यमंत्री के पास जा सकता है, एमएलए पुलिस के पास जाके धरना दे सकता है, चिल्ला सकता है, लेकिन एमएलए खुद जाकर के हथकड़ी तो नहीं लगा सकता ना। मेरी सरकार यूपी में बनती है, मैं तो यूपी में यहाँ से कंट्रोल करता हूँ। अखिलेश जी को बोलता हूँ, अखिलेश जी यहाँ गड़बड़ हो रहा है, 1 मिनट में होता है। यहाँ ये पुलिस वाले ने गड़बड़ किया, सस्पेंड कर दो 1 मिनट में। जिस दिन मुझे यहाँ ताकत मिल जाएगी, वही यहाँ करके दिखाऊंगा। सही बात, नहीं बिल्कुल। अच्छा, आने वाले इलेक्शन में MIM कितना बड़ा चैलेंज है? अरे भाई मैं जानते नहीं लोग कौन है, चैलेंज क्या? चैलेंज मेरे लिए कोई नहीं है। मैं पहाड़ से टकराने की ताकत रखता हूँ, ईमानदारी से लड़ रहा हूँ। कोई चैलेंज नहीं है हमारे लिए। ऐसे बच्चे हैं, बोलने दीजिए। कुछ आप कहना चाहेंगे आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को? नहीं, देखिए हमारा मकसद खुद एमएलए बनना या खुद नगर सेवक बनाना नहीं है। हमारा मकसद अच्छे लोगों को लाएं और काम करें। एक ही मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को कहूँगा कि आज 4 साल से नगर सेवक नहीं है, मैं एमएलए हूँ, तो भी काम चल रहा है। अगर एमएलए और नगर सेवक 2 पार्टी के होंगे ना, तो काम इतना अच्छा नहीं होगा। इसलिए आप किसी के बहकावे में मत आइए, मुझसे बात कीजिए, डिस्कस कीजिए। जिनको इलेक्शन लड़ना है ना, वो तो कहेंगे मैं चाँद तारे तोड़ के लाऊंगा। मोदी जी ने कहा मैं 15-15 लाख रुपए दे दूंगा, 2 करोड़ लोगों को नौकरी दे दूंगा, मैं जो है किसानों की आमदनी डबल कर दूंगा। इसी तरह से लोग हैं, हम आएंगे तो इस कॉलेज खोल देंगे, स्कूल खोल देंगे। कुछ नहीं किया। इनके कितने चुन कर आ चुके हैं, आज तक किया क्या लोगों ने? कहाँ किया? महाराष्ट्र में इनके एमएलए भी चुन के आ चुके हैं, सब भी चुन के आ चुके हैं। ये सब बेवकूफ़ बनाने वाले लोग हैं। ये सब जो है ना, शरीयत का नाम लेके, अल्लाह का नाम लेकर के धोखा देने वाले लोग हैं। आप समाजवादी पार्टी के साथ रहिए, ये मेरी गुजारिश है, बाकी आगे आपकी मर्जी।
तो ये उम्मीद है कि अबू आसिम साहब की जो पूरी बातें हैं वो आपको अच्छी लगी होगी, और हम इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूंसी के जो हमारे जो जनता है उनके लिए कोई भी सरकार आए अच्छे के लिए ही काम करे उनके। तो अबू आसिम साहब शुक्रिया आपका यहाँ पर आने का और वक्त निकालने आपने का। बुलाया, अच्छी बात है। ज़रूर आपसे दोबारा और कुछ भी हमारे साथ कुछ सवालात हो तो हम उसको आपके सामने बिल्कुल रखेंगे, और उम्मीद है आप उसका जवाब भी देंगे। हम जवाब दें, अगर हमको जनता ने चुन के दिया Anyway, तो किस चीज़ से जवाब दे रहे हैं। बिल्कुल, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर कमिंग इलेक्शंस एंड आई होप कि यू विल सिलेक्ट द राइट पीपल सो दैट यू कैन दे कैन रिप्रेजेंट यू इन अ वेरी वेल वे। Sir, always I have done this. Always. Exactly. I take care about all these things. Thank you very much, sir. Thank you.